फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ में यहाँ पर जीके से रिलेटेड आपको चीज़ें, आपको नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की हम लोग करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज भी ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स में है नहीं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले न्यूज़ आई हमारी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से जो न्यूज़ आई, उस वेस्ट बंगाल में न्यूज़ क्या आई, उसमें न्यूज़ ये आई, कल हमने देखा था जैसे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन में क्या होता है, बीजेपी आपकी मेजोरिटी में आती है और जो टीएमसी है, टीएमसी को कहीं ना कहीं हार झेलनी पड़ती है। पर वही वाली बात है कि जो आपके टीएमसी है, टीएमसी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ममता बनर्जी का कहना है कि हम लोग हारे नहीं, हराए गए हैं। और उनका यहाँ तक कहना है ममता बनर्जी का कि भले ही वो हार गए हों, पर वो लोग अपना जो इस्तीफ़ा है, उस रेजिग्नेशन है, वो रेजिग्नेशन अपना नहीं देंगे और सड़कों पर उतर संघर्ष करेंगे। जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का ये कहना है क्या कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि आपके पहले बंगाल में SIR कराया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते लगभग वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख जो इलेक्टर थे, यानी वोटर लिस्ट में जो 90 लाख नाम थे उनको हटा दिया गया। और जब हम लोग कोर्ट में गए तो 32 लाख नामों को वापस जोड़ा गया। फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। और साथ साथ में इन्होंने EVM को भी दोष दिया और साथ साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी दोष दिया। पर हमारे लिए मुद्दे की बात ये है कि यदि ऐसा होता है कि बीजेपी तो मेजोरिटी में है, पर यदि ममता बनर्जी अपना इस्तीफ़ा नहीं देती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 164 आता है। कौन सा? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वही गवर्नर क्या करता है, वही गवर्नर CM को अपॉइंट करता है। ठीक है, वही गवर्नर क्या करता है, CM को अपॉइंट करता है। ठीक है, और यदि उसको लगता है, यदि CM अपने मन से इलेक्शन हारने के बाद में अपने मन से रिज़ाइन नहीं करता है और अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो उसे बर्खास्त भी कर सकता है और उसे निकाल भी सकता है, उसे पब्लिक नोटिस देकर उसके पोस्ट छोड़ने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर आपकी जो ममता बनर्जी, अब हमें ये देखना होगा कि जो गवर्नर है वो CM को हटाते हैं, ममता बनर्जी को हटाते हैं, या ममता बनर्जी आगे चलकर खुद इस्तीफ़ा देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना है कि जो आपका आर्टिकल 164 है वो याद रखिएगा, गवर्नर CM को अपॉइंट करता है और गवर्नर CM को बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात करें तो आज की जो सबसे कह सकते हो कि आप सबसे पहली न्यूज़ है वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम। यदि हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस में आपकी जो बचत है, इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अलग अलग स्कीम्स वगैरह निकलती रहती हैं। तो ऐसी कोई भी स्कीम है जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसी कोई भी स्कीम है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। क्या लगाना ज़रूरी है? पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पैन कार्ड के अगर यदि आप पैन कार्ड यूज़ करेंगे तो पैन कार्ड से क्या कर पाएंगे, पैन कार्ड से टैक्स वगैरह के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, गवर्नमेंट इकट्ठा कर सकती है और जो टैक्स की चोरी होती है उसको बचा सकती है। अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो अब हर ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए नियमों को सख्त किया है। अब नया खाता खुलवाने, पैसा जमा करने या फिर निकालने और किसी भी स्कीम के निवेश के लिए पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ में सरकार डाकघर के निवेश को बैंकिंग सिस्टम के बराबर लाने की तैयारी में है, ताकि हर वित्तीय लेन देन पर नज़र रखी जा सके। और जिन ग्राहकों के पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें अब पुराने फॉर्म, अगर यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में जो पुराना फॉर्म था फॉर्म 60 था, उसकी जगह पर अब नया फॉर्म निकाला गया है 97 भरकर डिक्लेरेशन देनी होगी और इसमें लेन देन की पूरी जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने
होंगे और बिना पैन वाले ट्रांजैक्शन की जांच ज़्यादा बारीकी से होगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसा करने से लेन देन का स्पष्ट रिकॉर्ड बनेगा, जिससे पैसे का स्रोत का पता लगाना आसान होगा। तो ये एक अच्छा पहल है जिससे कि आपकी जो टैक्स चोरी है वो आपके बच पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी न्यूज़ बात करें तो फॉर्म 121 ये क्या है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके ये बोला गया है कि पहले जो आपका टीडीएस जो आपका टैक्स वगैरह होता था, टैक्स से बचने के लिए आपकी जो टैक्स कटौती है उससे बचने के लिए एक स्पेशल फॉर्म भरा जाता था, जो कि आपके 2 फॉर्म होते थे। कौन कौन से? 15G फॉर्म होता था और 15H होता था। 15H होता था। अब इन दोनों फॉर्म को हटा के एक नया फॉर्म लाया गया, फॉर्म 121, यानी ब्याज पर टैक्स कटौती से बचने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 15G और 15H, इसकी जगह पर अब एक ही फॉर्म 121 फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। यदि आपकी सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत पर फॉर्म 121 जमा करना होगा और डाकघर इस रिकॉर्ड को 7 साल तक संभाल कर रखेगा। और इस नए नियमों से डाकघर के निवेश में अब इनकम टैक्स की विभाग की नज़र भी तेज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, हाई स्पीड ट्रेन। यदि हम लोग बात करें तो ये बात इंडिया की नहीं है, ये बात है आपके चाइना की। ठीक है, किसकी बात है? चाइना की। चाइना में यदि हम लोग बात करें बीजिंग में, तो बीजिंग में क्या हो गया है? बीजिंग में अगर बात करें तो बीजिंग में जो आपके एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने लगभग कितना? लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन है उसका परीक्षण किया है। और यह ट्रेन पारंपरिक रेलवे तकनीक से अलग मैग्नेटिक लेविटेशन और लो वैक्यूम ट्यूब सिस्टम पर आधारित है, जिससे भविष्य की परिवहन क्रांति के रूप में देखा गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग तो इंडिया में बात करें तो 120, 150 इतने तक की बात करते हैं, पर चाइना जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। और इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है और इसमें एक लंबी वैक्यूम ट्यूब के भीतर ट्रेन को चलते हुए दिखाई दे रहा है। एक ट्यूब जैसा बनाया जाएगा, है ना, एक इस तरीके से ट्यूब टाइप का बनाया जाएगा और इसी के अंदर जो ट्रेन वगैरह है वो चलेगी। ठीक है। और चीन ने शासी में 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में वैक्यूम तैयार कर ट्रेन का सफलतापूर्वक चलाया है। और यह ट्रेन मैग्नेटिक फोर्स के सहारे पटरियों से ऊपर उड़ के चलती है, जिससे घर्षण लगभग समाप्त हो जाता है और ट्रेन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच जाती है। और भविष्य में इसको 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाने का भी प्लान है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है चाइना के लिए और इंडिया को भी इसे सीख लेनी चाहिए। और इंडिया का जो बुलेट ट्रेन का प्लान, इसको भी इंडिया को बहुत जल्द इसको इम्प्लाई करना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरी न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी न्यूज़ आज की आखिरी न्यूज़ है जिसकी हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें यदि आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिला क्या माफ़ कीजिएगा, इसमें आपको ये देखने को मिला कि पहली बार जो छोटे छोटे पिंड हैं उस पर आपको वायुमंडल देखने को मिला। क्या देखने को मिला? वायुमंडल देखने को मिला है। तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि एक जो छोटा पिंड, लगभग ऐसा बोला जाता है कि जो 4.5 अरब साल पहले जब सौर मंडल बन रहा था उस टाइम पर एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, एक छोटा सा पिंड रह गया था। उस पिंड के आसपास आपको वायुमंडल की जो परत है वो देखने को मिली है। और कहाँ पर? ये जापान टोक्यो में वैज्ञानिकों ने पहली बार बहुत ही छोटे खगोलीय पिंड के चारों ओर पतला वायुमंडल पाया है। अभी तक क्या माना जाता था कि छोटा जो पिंड है उसके आसपास गैस नहीं रुक सकती। और हमारे सौर मंडल के किनारे स्थित कुइपर बेल्ट में हजारों बर्फीले व चट्टाने पिंड मौजूद हैं। इन्हें ट्रांस नेपच्यूरियन ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जो आपके छोटे छोटे पिंड्स हैं ना, छोटे छोटे सेलेशियल बॉडीज, इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांस नेपच्यूरियन ऑब्जेक्ट्स। और इसकी यदि हम लोग बात करें, ये 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने के समय बचे हुए टुकड़े हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो जैसे बड़े पिंड ही थोड़ा थोड़ा वायुमंडल रख सकते हैं। और जापान के वैज्ञानिकों ने एक छोटे पिंड के आसपास पतला सा वायुमंडल खोज लिया है। और यह खोज एक खास तरीके से स्टेलर एक्युलेशन के जरिए की गई। तो ये एक बहुत बड़ी खोज की गई। और इसके पीछे, और इसका जो वायुमंडल जो ये बना सेलेशियल, इसके पीछे 2 कारण बताया जा रहे हैं। पहला कि उस पिंड के अंदर से क्रियोवोल्केन यानी बर्फीले ज्वालामुखी जो है उनके जरिए गैस निकल रही है लगातार, जिससे आपका मीथेन और नाइट्रोजन जो है वो बन रहा है।
और दूसरी तरफ ये बोला गया कि हो सकता है कि वहाँ पर दूसरे पिंड की टक्कर से जो गैस है वो बाहर निकली हो। अगर टक्कर की वजह से बना है तो ये वायुमंडल के कुछ 100 सालों में ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से लगातार गैस निकल रही है तो ये लंबे समय तक बना रह सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो आपका स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी खोजा गया है ये आपके प्लूटो से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपकी न्यूज़ थी एक आपके साइंस रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हर रोज़ एक एडिशनल चीज़ें मिलेंगी देखने को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हालांकि ये आपकी न्यूज़ पुरानी है, पर यदि हम लोग बात करें तो लगभग 7 से लेकर 10 तारीख तक, 7 से 10 मई के बीच में आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपके सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे इंडिया भर में। और जयपुर में यहाँ पर आपके राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और लगभग 6-7 मई को रात को जो क्या हुआ था, आपके 22 अप्रैल 2025 को जो आपके पहलगाम आपके कश्मीर में, वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो आपके पाकिस्तानी आतंकवादी थे उन लोगों ने क्या किया था, लोगों का धर्म पूछ कर लोगों को मारा था और लगभग 26 भारतीय नागरिक इसमें मारे गए थे। और इसके जवाब में जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में सैन्य अभियान किया। और भारत ने कहा है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। और इसी के लिए लगभग आपका जो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर जो वीक है, सप्ताह ये मनाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आप लोग याद रखिएगा और साथ साथ में आप लोग आर्टिकल 164 भी याद रखिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ में, एक नए GK के साथ में। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और आने वाले फ्यूचर में इसमें आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके नेक्स्ट वीक से ये आपका जो है जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसको हम लोग शुरुआत भी कर दें। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।